एक दोहरा श्वास लीजिए, शरीर में कसाव बढ़ाएंगे, श्वास छोड़िए, दो बार और, एक आखिरी बार। कमर को आप अगर चेयर से आगे रख सकें, चेयर के सपोर्ट से मेरुदंड को सीधा रखिए और बंद पलकों के पीछे, अब ये हम नई बात सीखेंगे, कल हम ध्यान की इस तकनीक को और गहराई में बताएंगे, लेकिन बंद पलकों के पीछे धीरे से हम जो हमारी आंखें हैं उनको थोड़ी ऊपरी दिशा में रखेंगे, जैसे आप जमीन से थोड़ा ऊपर एक पर्वत की चोटी या एक इंद्रधनुष की ओर हल्के से देख रहे हैं। योगानंदा जी ने ये तकनीक सिखाई है जिससे हमारी चेतना ऊपर की दिशा जाती है। आइए 2 मिनट के लिए साइलेंस में इस सिंपल सी टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। सीधे बैठते हुए बंद पलकों के पीछे धीरे से आंखों को ऊपर उठाएंगे, जैसे आप आध्यात्मिक नेत्र के द्वारा उससे बाहर एक दूरबीन, एक टेलीस्कोप के द्वारा बाहर की ओर देख रहे हैं। इस ध्यान की अवस्था में बैठते हुए हेल्थ के टॉपिक की हम एक सरल सी टेक्निक देखेंगे अभी, जिसे प्रॉपर ब्रीदिंग कहा जाता है। आंखें बंद रखते हुए आपका एक हाथ नाभि के भाग पर रखिए पेट में, और एक हृदय पर, छाती के ऊपर, और बिना किसी नियंत्रण के श्वास लेते रहिए। और अब ये आपका ध्यान लाइए कि आपके दोनों हाथों में से कौन सा हाथ ज्यादा मूव कर रहा है, हिल रहा है। प्रॉपर ब्रीदिंग, नियमित रूप से श्वास लेने के लिए आइडियली जो हमारा नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर जो हाथ है, उसकी मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए। इसे हम अमाशय या डायफ्रम भी कहते हैं, डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग। अब आपका जो हाथ छाती पे है उसे आप नीचे रख सकते हैं, जांघ पर एक बार फिर से ले आइए, नाभि वाला हाथ वहीं रखिए। और कई बार ये श्वास की आदत थोड़ी हम रिवर्स हो जाती है हमारी, स्पेशली जब हम बड़े होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं। और आप एक अगर नवजात शिशु को देखेंगे तो वो हमेशा पेट से श्वास लेते हैं। गहरी नींद में भी सभी लोग डायफ्राम से ही श्वास लेते हैं। तो अब हम वो सीखेंगे अगर हमारी आदत उल्टी हो गई है, और कई बार डायफ्राम से भी हम गहरा श्वास नहीं ले पाते हैं,
केवल ऊपरी ऊपरी श्वास लेते हैं। इससे शरीर में प्राण शक्ति की कमी हो जाती है। सो अब आप जब अगला श्वास आए, अब तक हम श्वास पे नियंत्रण नहीं कर रहे थे, परंतु अब हम करेंगे। अंदर आने वाली श्वास के साथ नाभि का जो पेट का भाग है वो थोड़ा बाहर की ओर आना चाहिए। और जब हम श्वास छोड़ें वो हाथ और पेट अंदर की ओर आना चाहिए। यदि आप कर पा रहे हैं तो और गहराई से कीजिए, इन मूवमेंट्स को बढ़ाइए। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस आदत को अभी बनाइए, अगले 1 से 2 मिनट के लिए बड़े रिलैक्स्ड रूप से गहरी गहरी नियंत्रित श्वास हम लेंगे। श्वास अंदर आए तो पेट बाहर, श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर आना चाहिए। 2 मिनट के लिए साइलेंस में प्रैक्टिस करेंगे। अब आप दोनों हाथों को जांघ पर ही रखिए। और ये जो बड़ी सरल परंतु बहुत ही प्रभावशाली जो श्वास लेने की सही प्रक्रिया है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, 1 से 2 मिनट के लिए इस प्रकार हम गहरे गहरे श्वास लेंगे। और गहरा श्वास होगा परंतु रिलैक्स्ड भी होगा, किसी प्रकार के तनाव में नहीं आना है। ओम शांति शांति शांति। ऑल राइट। कैसा लगा वो सिंपल सी प्रैक्टिस करके? बहुत ही सरल है। हमें प्रकृति में श्वास ऐसे ही सिखाया गया था। जब हम आप किसी भी, जैसे यूट्यूब पे आप जाइए, एक न्यू बॉर्न बेबी की ब्रीदिंग का वीडियो देखिए। वो पेट ऊपर नीचे, जब भी कोई खर्राटे लेता है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होती है। वो बड़े रिलैक्स्ड होते हैं और उनका पेट ऊपर नीचे जा रहा है। दूसरे लोग नहीं सो पा रहे होंगे, बट दूसरों को भी जब तनाव हो, ये स्टडी इंग्लैंड में हुई थी कि 40% स्ट्रेस हमारा कम हो सकता है केवल गहरा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने से। आप ट्राई कीजिएगा कभी भी। कोई तनाव आ रहा है, ठीक है, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए अगर आप गहरा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करेंगे, इससे एक वेगल टोन बनता है। हम कई बार जब हमें भय आता है, अगर आप छोटे कार्टून कैरेक्टर्स में भी देखेंगे, टॉम एंड जेरी में, तो अगर उनमें से कोई डर जाता है तो कैसा दिखाते हैं?
तो ये ऐसे में आप श्वास कैसे ले सकते हैं? जब आप छाती खुली होती है, और छाती खुलने का ये मतलब नहीं है कि हमें छाती से श्वास लेना है, नहीं, पेट के भाग से। और मेरा पेट थोड़ा गोल है, वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की वजह से नहीं है। लेट्स कीप द लाइट्स ऑन। वो थोड़ा खाने पे ज्यादा ध्यान है, विच आई शुड टेक केयर ऑफ। सो अब हम एक पावर पॉइंट स्लाइड देखेंगे और फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा, और उसके बाद में आलोक और वासुदेव जी भी शेयर करेंगे हेल्थ की जो टीचिंग्स हैं योगानंदा जी ने दी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम, जैसे हमने पहले लिया था, क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। एंड कैलाश, हेल्थ एंड हीलिंग की जो बुक्स हैं वो भी, इफ यू कैन ब्रिंग मी दोज। हाँ, एफर्मेशन, तो वो हम आपको बाद में शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत बातें उन्होंने बताई हैं। तो आइए अब हम इन स्लाइड, ओह दैट्स व्हाई ही वाज टर्निंग ऑफ द लाइट्स, यस नाउ विल सी द पावर पॉइंट। बिकॉज एक्चुअली ये स्लाइड तो हमें दिख रही है, बट मैं चाहता हूं आप इसे कलर्स देखें। जैसे सर ने नवरत्न और बैंगल्स के बारे में पूछा था, एस्ट्रोलॉजिकल बैंगल, उसी प्रकार खाने में भी योगानंदा जी कहते थे बहुत कुछ हमें खाने को देख के ही पता चल सकता है। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी कहते थे कि जब आप एक फलों का एक बोल देखते हैं, हाँ, उसमें, और आप यहां देखिए इस स्लाइड को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पहली क्लास में यहां थे, मैं उस तरफ नहीं आ पाया हूं, मुझे पता चला है कि वो क्लासरूम भी फुल है। सो सभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उस तरफ, मैं आपको हेलो बोलना चाहता हूं, और हम इसके बाद आपसे वहां मिलेंगे। जस्ट कीप देम ओवर देयर, थैंक यू। तो आप देखेंगे कि योगानंद जी ने कहा है कि जो खाने की, जो आजकल हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, पहले सब कुछ ही ऑर्गेनिक होता था। तो खाना जो हो, जितना अगर हम उसको कलरफुल रखें, वो अलग अलग कलर्स, ऑफ कोर्स साइंटिफिकली आप इसको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो हार्ट के लिए, आंखों के लिए, नसों के लिए, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज और कई कई इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन एक योगिक स्टैंड पॉइंट से हम कह सकते हैं उनमें प्राण शक्ति, वाइटैलिटी, ऊर्जा, स्फूर्ति होती है। सो जब भी हम एक खाने की थाली को देखें, वो कलर्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है। इस तरफ आप देख सकते हैं नट्स हैं, जो काजू, बादाम, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज हैं। ये योगानंदा जी कहते थे दे आर पावर हाउसेस। इनमें ना केवल प्रोटीन, बट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमें शक्ति मिलती है। इन्हें हमें अपने आप में एक फूड की तरह ट्रीट करना है, धीरे धीरे चबाना है, क्योंकि उनमें इतनी कॉम्पैक्टेड एनर्जी होती है कि अगर वो कार्य जो दांतों को करना है, हम वो नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी में उन्हें खा जाएंगे, तो वो ना केवल पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन वो कार्य फिर पेट को करना पड़ता है, जो कि उसका कार्य नहीं है। तो हैवी प्रोटीन्स में हम ये ध्यान दें। बीच में जो एक स्लाइड है, ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है, जो पिक्चर ऊपर आप देख सकते हैं। अगेन, फॉर्चुनेटली योगा की टीचिंग्स, हेल्थ की टीचिंग्स बहुत सरल होती हैं। वो आप वहां नींबू पानी का ग्लास देख सकते हैं। सुबह सुबह अगर हम एक या दो ग्लास पानी, एक ग्लास पानी, एक ग्लास नींबू पानी से शुरू करेंगे, तो इस पे भी आप बहुत रिसर्च देख सकते हैं। लेकिन ये बात कई हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखी हुई है, योगानंदा जी ने भी एम्फसाइज की कि हमारे पेट के लिए, लिवर के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, और आजकल जो हम कह रहे हैं माइक्रोबायोम, जो हमारे गट में, पेट में, आंतों में जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या खाएंगे, उनसे हमारा मूड लिंक्ड होता है, उनसे हमारी इम्यूनिटी, शरीर की 80% इम्यूनिटी आंतों से लिंक्ड होती है। तो क्या हम उन अच्छे बैक्टीरियाज को अच्छी चीजें खिला रहे हैं, तो वो कार्य नींबू पानी और ऐसे फ्रूट्स और फल ये सब करते हैं। लेग्यूम्स की अगर बात की जाए, यहां पे दालें आप देख सकते हैं। योगानंद जी ने इतनी प्यारी बात कही जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हर भोजन, जो हर जो फूड प्रोडक्ट होता है, उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा जो केले होते हैं, उनमें विनम्रता, उनसे विनम्रता बढ़ती है। संतरों के रस को खाने से उत्साह बढ़ता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा था भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए आप अंगूर खा सकते हैं। नारियल, जो कि अब हम हर जगह चढ़ावा चढ़ाते हैं और खाते हैं, नारियल से उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक मैग्नेटिज्म, स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म बढ़ता है। बादाम खाने से सेल्फ कंट्रोल और वाइटैलिटी बढ़ती है। इतनी प्यारी प्यारी बातें। उसी तरह उन्होंने कहा था जो लोग दालें ज्यादा खाते हैं, उनमें नोबल क्वालिटीज काफी देखी जाती हैं। सात्विक भाव होता है, दूसरों के प्रति सेवा भाव होता है,
क्षत्रिय की क्वालिटीज आत्मी है, आत्म बलिदान जैसी क्वालिटीज, जो कि आप दाल खाते हैं हम उतना सोचते नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा और डीपली उसको देखेंगे, फील कीजिए अगली बार, तो आप देखेंगे कि ये केवल उसमें पौष्टिकता ही नहीं, उसमें ऐसे आध्यात्मिक वाइब्रेशंस भी होती हैं खाने में। नेक्स्ट स्लाइड। ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू से मच, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, हम ऐसे समय में रहते हैं, वी हैव टू सेलिब्रेट एंड ऑल, बट इसे मेन फूड नहीं बनाना है। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री टू दैट, बिकॉज ये हमारे आंतों के लिए भी अच्छे नहीं हैं, और आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी ज्यादा नहीं हो पाएगी। ऑल राइट, एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। परमहंस योगानंद जी ने एक बात कही जो कि मैंने पहले भी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा कि जब हम आध्यात्मिक पथ पे आ जाते हैं, आत्म साक्षात्कार या योग की पथ पे आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा था भोजन जो है, फूड, वो सेकेंडरी होता है, इट इज नॉट प्राइमरी। कई बार उन्होंने कहा लोग खाने को ही अपना धर्म बना लेते हैं, मैं ये खाता हूं, मैं वो नहीं खाता हूं, आप क्या खाते हैं, ये क्यों नहीं खाते हैं, ये खा के देखिए, थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे जीसस की बात वो बताते थे कि जीसस ने एक बार कहा था कि जो चीज आप खाते हैं वो उतनी जरूरी नहीं है जिस तरह से आप बोलते हैं। नॉट वॉट गोज इन योर माउथ, वॉट कम्स आउट ऑफ इट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका व्यवहार कैसा है, आप है तो वो भोजन से उसका लिंक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन भोजन से ऊपर आता है हमारा माइंड, तो उसे और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना है। ये हटाइए इसे ऑल्टर की तरह, आई लव इट, लिटिल बिट इज ओके बट वी कुड हैव चेंज दैट स्लाइड। यस, अगेन बड़ा सिंपल कॉम्पोजिशन बताया है, जब आप थाली को देखें, फूड को देखें। अब यहां पे फर्स्ट स्लाइड मैं भी इंप्रूव कर सकता हूं, आप भी शायद इंप्रूव कर सकते हैं। 60% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लेट में दिखने चाहिए। उसमें भी योगानंदा जी ने कहा कि अगर आप थोड़ा खाने को ज्यादा ना पकाएं, ओवर कुक होने से, ही सेड खाना है बट इट इज डेड। जैसे कोई किसी के कब्रों को खोद दे, बोले अरे आदित्य तो यही लेटा हुआ है, 2 महीने पहले डाला था, देखो यही लेटा हुआ है। और वो शरीर है लेकिन उसकी प्राण चले गए हैं। तो खाना जो हमें ज्यादा पका लेते हैं, ज्यादा उसको पैकेज कर देते हैं, तो वो दिख रहा है कि ये आलू है, बट उसमें फिर कुछ बच नहीं गया है। तो थोड़ा उसको रॉ रखें, थोड़ा कभी कभी स्टीम रखें, उसमें पौष्टिकता बढ़ती है। प्रोटीन 20%, स्टार्चेस 20%। 100 साल पहले भी योगानंदा जी कह रहे थे कि इंडिया में हम थोड़ा प्रोटीन और बढ़ा सकते हैं। वेस्ट के लिए उनकी टीचिंग थी प्रोटीन को थोड़ा कम कीजिए, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेज, इसका डिस्कशन कई बार उठता है। अगेन योगानंदा जी ने कहा, जब वो पहली बार अमेरिका गए थे 100 साल पहले, 100 से भी ज्यादा साल पहले, तो लोगों की डाइट प्राइमरीली नॉन वेजिटेरियन थी, है ना। वहां बर्फ भी कई कई महीनों तक गिरती है, सब्जी उगा ही नहीं सकते हैं आप, कई कारण होते हैं। तो लोगों ने, योगानंदा जी ने लेकिन फिर भी सजेस्ट किया, बोले पहली जनरेशन जो मेरे स्टूडेंट्स थे मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। सेकेंड जनरेशन स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करने लगा कि आप थोड़ा वेजिटेरियनिज्म बढ़ाइए। और बोले तीसरे बैच को मैंने सजेस्ट किया कि आप अगर पूरी तरह वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर सके तो अच्छा होगा। और उन्होंने कहा इन तीनों बैचेस में सबसे हेल्दी लास्ट बैच था, क्योंकि अगेन मैं उसकी साइंस में नहीं जाऊंगा, क्लोज टू नेचर है। दूसरी चीज योगानंदा जी ने कहा, जैसे आप कोई फल या सब्जी खाते हैं, टमाटर तोड़ के खा लेते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे तो कच्चा है। तो योगानंदा जी सेड यस, बट उसे भी पेड़ पे पकाया गया है, वो पूरी तरह से उसे कच्चा कच्चा हम नहीं कह सकते, उस पे धूप गिरी है, उसमें शुगर है, नमक है, सारे तत्व हैं, पानी है, पैकेज किया हुआ है। तो ये जो हमारे मन में ये भावना है कि हर चीज को पकाना है, दैट इज नॉट राइट। ही सेड डिवाइन मदर, प्रकृति मां ने खुद उसको धूप पे थोड़ा बहुत तो पकाया है, तो उसको पूरी तरह से कच्चा ना समझें। ओके, आगे बढ़ेंगे, और ये स्लाइड्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, सभी को हम बाद में ये पीपीटी शेयर करेंगे। बॉडी जो है हमारी, आप कई बार आजकल सुनेंगे अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है। प्राइमरीली हमारा शरीर अल्कलाइन ही होता है। अगर वो एसिडिक हो जाए और ज्यादा समय के लिए, तो एक्चुअली आप और मैं जिंदा नहीं रहेंगे, वो एक मेडिकल सिचुएशन बन जाती है। परंतु उस छोटे से रेंज में अगर हम आराम ना लें, खाना हमारा ठीक ना हो, अगर आपके घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहें और आपको मानसिक तनाव हो रहा है काम से,
तो उससे योगानंद जी ने कहा वो जो अल्कलाइन है वो धीरे धीरे एसिडिक की ओर शरीर में पीएच जो बोलते हैं एसिडिटी बढ़ने लगती है, और उससे आप देखेंगे अलग अलग बीमारियां आने लगती हैं, जोड़ों की बीमारी, डाइजेशन, इम्यूनिटी। तो इन शॉर्ट उन्होंने कहा है कि आप अपने खाने को अल्कलाइन की तरफ रखें, और ये जब आपको स्लाइड मिलेगी आप इसको और विस्तार में देख सकते हैं। उन्होंने और बुक्स भी हैं हमारे पास जिसमें उन्होंने डिटेल में 20-20 फूड प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं, तो जो आपको पसंद है, जो आप सेवन करना चाहें उनको आप अपनी लाइफ में और इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। मैंगो किस वाली कैटेगरी में? मैंगो इज एक्सट्रीमली अल्कलाइन, आई थिंक इट्स नाइस, इट्स वंडरफुल। उसका नाम नहीं लिखा है, शायद अमेरिका में मिलता नहीं होगा। बट मैंने स्वामी किरणानंद जी से, मैं उनके साथ एक बार आम खा रहा था, तो आम जब आप खाते हैं तो टेबल पे बातें होनी बंद हो जाती हैं, एक आवाज आती है, वाह, तो किसी ने उस शांति के बीच में बोला कि स्वामी जी, योगानंद जी ने 20 फलों के आध्यात्मिक गुण बताए हैं, जो कि अगेन आप बुक में पढ़ेंगे, उसमें लेकिन आम का जिक्र नहीं किया है। तो स्वामी जी ने कहा, आई थिंक ही सेड दैट्स ट्रू, बट मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था। बोले शायद वहां आम नहीं मिलते होंगे। बट फिर ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, बट बोले इसके जरूर बड़े सारे आध्यात्मिक गुण हैं। जैसे योगानंद जी ने कहा था कि अगर एक हिंदू स्वर्ग जाए और वहां आम ना मिले तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते हैं। तो ये उनका चुटकुला था ये। बट फिर स्वामी जी ने ये बात कही कि इट मस्ट हैव द स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ जॉय, कि क्योंकि उसको खाने से आज अधिकतर लोगों को परम आनंद तो नहीं मिलता है, वो केवल ईश्वर में मिलेगा, पर उस दिशा में हम बढ़ जाते हैं थोड़ा बहुत। फलों का राजा है वो। यस। ओके, सो ये स्लाइड भी आप देख सकते हैं, मैंने इसमें से कुछ बातें शेयर की हैं। आगे बढ़ेंगे। कोकोनट वाटर, फ्रेश जूसेस, आप उनके कलर को ही देख सकते हैं, आप देखेंगे क्या बेनिफिट्स है। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग, थोड़ा आजकल इसका मैंने आज का मॉडर्न टर्म यूज किया है, लेकिन हजारों साल पहले और 100 साल पहले योगानंद जी ने जब बात की, उन्होंने कहा उतना खाइए जितना आपको भूख है। ये मुझे भी प्रैक्टिस करना है, सो आई कन्फेस, मैं उनकी टीचिंग शेयर कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रात का खाना थोड़ा जल्दी कर सकें, विच आई थिंक इन आवर कल्चर वो एक चेंज हमें थोड़ा लाना होगा, तो उससे आपके खाने और सोने में समय मिलता है, आपकी नींद गहरी होती है, आप सुबह थोड़े और एनर्जी के साथ उठते हैं। और फिर अलग अलग फास्टिंग योगानंद जी ने बताई, जूस फास्टिंग, रात का खाना कुक से हम उसको रॉ कैसे कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन केवल पानी का फास्ट कैसे कर सकते हैं, महीने में एक बार 3 दिनों के लिए जूस का फास्ट, संतरे के रस का फास्ट क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। और फाइनली उन्होंने एक बहुत अच्छी डाइट सजेस्ट की है, इसमें जिनका इंटरेस्ट हो वो अपने डॉक्टर के साथ बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे उन्होंने कहा है 9 डे डाइट। 9 दिनों में एक स्पेशल डाइट दी है योगानंद जी ने। मैंने खुद उसे कुछ बार किया है, मैंने कई पेशेंट्स को करवाया है, कई डायबिटीज को देखा है, हर किसी को अलग अलग लाभ होते हैं, बट बहुत बेनिफिशियल है एक योगिक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अलग अलग डाइट के बेनिफिट्स योगानंद जी ने भी बताए हैं, और मॉडर्न साइंस और रिसर्च भी इसको प्रूव करती है। वील गो अहेड। यस। आप देखेंगे कई बार, अब जैसे हम काफी, मेरा नाम आदित्य है, आदित्य का नाम है सन, आई लव द सन। तो जब आप बाहर जाएंगे इसके बाद, एक बार सूर्य की दिशा में देखिए, हाथों को आप खोलिए, वो केवल विटामिन डी नहीं देता है। सी आजकल रिसर्च बहुत आ रही है और बहुत अच्छी बात है कि जो आपको, लेकिन रिसर्च को क्या करना चाहिए, जैसे डॉक्टर के जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होते हैं उन्हें हम कंफर्मेटरी कहते हैं, कि ये जांच में वही निकला है जो मुझे लग रहा था। तो उसी तरह विटामिन डी धूप से मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन हमें धूप में अच्छा भी लगता है, उसमें और कई ऐसे तत्व आते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है। योगानंद जी ने एक तकनीक सिखाई है, मैं आपको यही दिखाऊंगा, लेकिन इसे हम धूप में करना चाहिए, आप घर जाके कर सकते हैं। उन्होंने कहा है जैसे मान लीजिए जहां ये प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है वो सूर्य है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप धूप में ऐसे खड़े हो जाइए, आंखों को बंद करके, धूप को एक हाफ बाजू या शॉर्ट्स में अगर आप खड़े हो तो ज्यादा शरीर में धूप लगेगी, इसे हीलियोट्रॉपिक हीलिंग कहते हैं। तो आप सूर्य की किरणों को फील कर रहे हैं शरीर में, अपने स्किन में, स्किन पर हर जगह। सेकंड स्टेप होगा, आप सारे सारे जो
शरीर के जो पार्ट्स हैं उनको रब करेंगे और फिर एक बार दोबारा फील करेंगे। और इससे योगानंदा जी ने कहा था कि पोर्स जो है थोड़े खुल जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है, उन्होंने कहा है कि आप सूर्य की किरणों को आमंत्रित करेंगे और इसमें और शरीर को कसाव बढ़ाएंगे और रिलैक्स करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है बेनिफिट्स 100 गुना ज्यादा होते हैं। अगर आप जाके सिर्फ धूप में बैठ जाएंगे थोड़े बहुत बेनिफिट्स होंगे, लेकिन अगर आप उससे बात करेंगे, आप उसको आमंत्रित, जैसे आप बोलो आप मेरे घर आए, मैं बोलूं आओ, एक मैं आपसे कहूं अरे कई दिनों से हम मिले नहीं हैं, आप आइए, मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा, आइए चाय पियेंगे, उसकी बात ही अलग होती है। तो हम फिजिकल वर्ल्ड स्थूल जगत में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज को, सूर्य को, हवा को, ऑक्सीजन को, पानी को हमें स्थूल और एक लाइफलेस रूप में ही देखना है। नहीं, उनसे पूरे संसार को ऊर्जा शक्ति मिलती है। सो सूर्य की किरणें और हवा, गहरी गहरी श्वास, योगानंद जी बताया, खास तौर पे जब आप उपवास कर रहे हो और आपको भूख लगे, ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिए। आपको अगर भूख लग रही है, योगानंद जी ने कहा बाहर जाइए, 12 गहरे श्वास लीजिए धूप में। एक बार मुझे कॉफी पीने की आदत पड़ गई थी, तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था, मुझे उस दिन कॉफी नहीं मिली, मुझे ना हेडेक होने लगा, सर में दर्द होने लगा। तो मेरे साथ कोई कार में थे, मैंने कहा मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है। तो उन्होंने कहा अरे आप खिड़की खोल के गहरे गहरे सांस क्यों नहीं लेते, आपने तो वो शेयर किया हुआ है क्लास में। ऐसे दैट्स ट्रू। तो मैंने खिड़की खोली और जो मैं शेयर करता हूं वो प्रैक्टिस करने लगा। 4 सांस लिए मैंने, मेरा हेडेक चला गया और दोबारा पूरे दिन नहीं आया सुबह से शाम तक। तो हमारे बॉडी में प्राण शक्ति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है योगा की, योगनंद जी ने भी शेयर की है। आप और मैं प्राणा की बात करते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। हिंदी में एक पहले कहावत होती थी, जब किसी का स्वर्गवास हो जाता था तो हम क्या कहते थे, उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी बात है। त्यागना मीन्स आपने स्वेच्छा से दिया है, आपने त्याग किया है। तो इसका मतलब है कि प्राण एक ऐसी चीज है, लाइफ, जो हमें दी जाती है, उसका उपयोग, सदुपयोग करने के बाद हम उसे त्याग देते हैं। तो उस वो जीवन को जीने की और जीवन को वापस करने की एक कला थी। फिर वो शब्द बन गया, वो बात हुई कि उनके प्राण चले गए। चले नहीं जाने चाहिए थे, उस पे जीवन पर और प्राण पर ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि वो समय आपको पता हो और आप दूसरों को बता सके और फिर शरीर को त्याग सके, प्राण को त्याग सके। लेकिन जब तक हम इस शरीर में जीवित हैं, जैसे आप कह रहे थे हम एक आत्मा हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस प्राण की मात्रा को बढ़ाएं। तो जब योग में कहा जाता है कि जब प्राण मात्रा बढ़ती है, बीमारियां कम होती हैं, और जब प्राण कम होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। और जब प्राण पूरी तरह चले जाता है तो हम उसे मृत कहते हैं, खुद को हम मृत कह देते हैं कि अब प्राण चले गए, ही इज डेड, लाइफ हैज लेफ्ट। सो ये ध्यान रखिएगा कि हर चीज में प्राण शक्ति है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो बड़े इंटेंशनल रूप से हम उसे बढ़ाते हैं। ओके, एक दो और स्लाइड्स हम देखेंगे। ये मैं इस स्लाइड के साथ अंत करना चाहूंगा, क्योंकि अगेन कल हम मेडिटेशन की टेक्निक्स बताएंगे। तो अब तक हमने थोड़ा बहुत चर्चा की है कि हम एक आत्मा है जो कि एक विचारों का शरीर, ऊर्जा का शरीर और एक स्थूल शरीर में है। योगानंद जी ने इन बातों को ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि कैसे होता है। अब जब हम ध्यान करते हैं तो हमें शारीरिक रूप से, आई होप आपको भी फील हुआ हो कि मुझे रिलैक्स्ड फील हो रहा है, माइंड थोड़ा फोकस हो गया है, थोड़ा मैं इमोशंस मेरे डिस्टर्ब थे, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको एक स्थूल रूप से, एक भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे जो, जस्ट बिकॉज ध्यान करने से हमें फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं और आध्यात्मिक बेनिफिट्स होते हैं, तो उसका प्रूफ क्या है, थोड़ा बहुत। तो हमारे ब्रेन में पिछले 40 साल से बहुत स्टडीज हुई हैं एमआरआईज के द्वारा, एंड इन शॉर्ट कई बातें आई हैं। मैं एक्चुअली अभी पिछले हफ्ते अपने पेरेंट्स से मिल रहा था, तो मेरी सिस्टर्स अमेरिका में डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कुछ बुक्स लेके आए जो न्यूली पब्लिश हुई हैं। तो दो इतनी बड़ी बड़ी किताबें वो लाई हैं, जो कि साइंस
हम मेडिटेशन और योगा के द्वारा हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बताइए। तो बहुत रिसर्च आई है, बट संक्षेप में मैं कहूंगा, जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे ब्रेन का सामने का हिस्सा है इधर, और ये फिर यहां से मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। तो आगे जो माथे के पीछे प्री फ्रंटल लोब्स हैं, यहां पर नर्व एक्टिविटी बढ़ती है, ब्रेन की जो थिकनेस है वो बढ़ती है, वहां नए नए नर्व, 90 की आयु में भी 1985 तक लोग डॉक्टर्स कहते थे कि जितने आपके नसों में नर्व्स हैं उतने ही हैं, ये बढ़ेंगे नहीं। अब उनको पता चला है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं 90 की आयु में भी नए नए ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। लेकिन बात यह कि क्या हम वो कार्य कर रहे हैं जिससे वो डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग से हम सब जानते हैं सीधा ब्रेन सेल्स का वो नष्ट होते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। तो क्या हम उसे बढ़ा रहे हैं? तो ध्यान के द्वारा प्रीफ्रंटल लोब में, जहां पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्रिएटिविटी, जब बच्चा पैदा होता है और माँ उसको पहली बार दूध पिलाती है तो देखा गया है कि प्री फ्रंटल लोब में, माँ के प्री फ्रंटल लोब में एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है। जब आप इच्छा शक्ति लगाते हैं, तो छोटा बच्चा भी अगर आप बोलेंगे कि भाई विल पावर लगाओ, एथलीट्स को आप दौड़ से पहले देखेंगे वो अपनी भौहों को, माथे को मीट कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ ऊर्जा लाना चाह रहे हैं। यदि आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, अरे क्या नाम था, क्या नाम था, कि जैसे हम पहले टीवी को थोड़ा मारते थे कि उसमें उसे वो चल पड़े। तो उसी तरह एक योगी अंदर से बाहर ऑपरेट करता है, लेकिन हम कई बार ऐसा करते हैं, अरे क्या नाम था, क्या हाँ, याद आ गया, याद आ गया। क्यों? क्योंकि हम उसको स्टिमुलेट करें। और योगानंदा जी ने भी एक टेक्निक दी है ऐसी, बड़ी सरल सी तकनीक है। इसको आज हम दोपहर में करेंगे, जब खाने के बाद आपको थोड़ी नींद आने लगेगी, तो हमने उसके लिए बचा के रखा इस टेक्निक को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारे ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं। याददाश्त बढ़ने लगती है, नई नई चीजें सीखने का मन भी करता है। ये कुछ चीजें समय के साथ जो है ब्रेन के अपनी एक जर्नी होती है, तो उसे हम बढ़ा सकते हैं। हमारे ब्रेन को जितना हो सके हम हेल्दी और यंग रख सकते हैं। सो एनीवे, ध्यान के ये कई ऐसे बेनिफिट्स योगानंदा जी ने बताए हैं। फाइनली मैं एक दो बातें शेयर करूंगा कि सीधे खड़े रहना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के बाद शरीर की अधिकतर सभी नसें स्पाइन से बाहर आती हैं। तो अगर मैं ऐसे चलूंगा या मैं ऐसा खड़ा रहूंगा या ऐसा सोचा करूंगा, तो डॉक्टर्स कहेंगे आपकी स्पाइन बिगड़ जाएगी, आपका वहां खून का दौरा अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक योगी कहेगा कि आपकी जो प्राण शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, उसका बहाव कम हो जाता है। योगानंदा जी कहते थे, मान लीजिए आप अभी बगीचे में एक अच्छी सी पाइप में खूब जोर से पानी आ रहा है और आपके पौधों को आप क्या करते हैं, उसको पौधों में पानी डाल रहे हैं और कभी कभी हम उसको दबा देते हैं तो दूर दूर तक पानी जाता है। लेकिन जब आप पौधों में पानी डाल रहे हैं, कोई आके आपसे बात करना चाहे और गलती से वो पाइप पे खड़े हो जाएं तो क्या होगा, पानी को एकदम से रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा वही आप खुद करते हैं जब आप अपने कमर को मोड़ लेते हैं। मुड़ी हुई कमर से भी प्राण शक्ति बह सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति के कई कारण होते हैं, भक्ति भाव, गुरु कृपा। लेकिन जितना हमसे हो सके, योगानंद जी ने कहा है, आप अपनी तरह से अगर अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे तो आप छाती से, अमाशय से ज्यादा श्वास ले पाएंगे और वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। और जब वो प्राण शक्ति, वो ऊर्जा शरीर में ज्यादा होगी, इन सभी कारणों जो हमने देखा है, तो ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। I'll invite now Alok and Vasudeva. ओके, क्यों ना हम लाइट्स को ऑन कर दें, प्रेजेंटेशन को बंद और खिड़कियों को, पर्दों को खुला करते हैं। अब पता चलेगा कौन जगा हुआ था और कौन सो रहा था। मैं मजाक कर रहा हूं। ओके, गुड। अदिति जी कह रहे थे कि हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे लंच के बाद। 10-15 मिनट के लिए गुड। लेकिन क्यों ना हम एक एक्सरसाइज एज अ स्टार्टर शुरुआत करें, तो क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं और अब हम एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम एक एफर्मेशन को भी यूज करेंगे। इस एफर्मेशन को मैं इंग्लिश में भी दोहराऊंगा और हिंदी में भी दोहराऊंगा, और आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़े इस एक्सरसाइज के साथ, उससे पहले क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद कर लें
और एक मेंटल स्कोर दीजिए अपने आप को 0 से 10 तक कि आप एनर्जेटिकली कैसा फील कर रहे हैं अभी, शायद शारीरिक रूप से या मानसिक या आध्यात्मिक रूप से। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, आपसे कोई भी स्कोर नहीं पूछेगा, ये एक मेंटल स्कोर था। और अब हम अपने स्थान पे चलते हुए एक एफर्मेशन को यूज करेंगे, और इसके बारे में क्यों क्या कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्थान पे चलते हुए मैं ये एफर्मेशन यूज करूंगा, आई एम अवेक एंड रेडी, या मैं जागरूक हूं, मैं तैयार हूं। तो आइए अपने स्थान पे चलते हैं और हम इस एफर्मेशन को रिपीट करेंगे। आई एम अवेक एंड रेडी, आई एम अवेक एंड रेडी, मैं जागरूक हूं, मैं तैयार हूं, मैं जागरूक हूं, मैं तैयार हूं। कुछ लोगों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। आई एम अवेक एंड रेडी, आई एम अवेक एंड रेडी, वेरी गुड। आई एम अवेक एंड रेडी, आई एम अवेक एंड रेडी, आई एम, पाँव को उठाइए अच्छे से। I am awake and ready. 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 ओके, एक और एक्सरसाइज, मैंने एक ही बोला था लेकिन मैं थोड़ा लालची हो रहा हूं। तो इस एक्सरसाइज को करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है क्योंकि पास में हमारे कुछ मित्र हैं और हमें, मैं इस तरफ आ रहा हूं ताकि कैमरा में भी लोग मुझे देख सके ऑनलाइन। तो और पतंजलि के योग सूत्र में एक शिक्षा है जो हम सीखते हैं, यम और नियम, और उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो हम सीखते हैं अहिंसा का। तो हम जब हाथों को आगे लेके जाएंगे और पीछे, तो हम अहिंसा के साथ हाथों को मूवमेंट में लाएंगे। और इसका जो मूवमेंट है, पहले आप देखिए मुझे और फिर हम साथ में कर सकते हैं। आई एम पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, या मैं सकारात्मक हूं, मैं ऊर्जित हूं और मैं उत्साहित हूं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे आसपास लोग हैं तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, थोड़ा वेरिड वर्जन। तो आइए साथ में करते हैं। आई एम पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, आई एम पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। ओके, कुछ हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं। आई एम पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। लास्ट में आई एम पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। अब बस स्थिर खड़े रहिए ताड़ासन में, आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को फिर से एक मेंटल स्कोर दीजिए 0 से 10 तक का। क्या स्कोर बढ़ा है, घटा है, या वहीं पे है? अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और बैठ सकते हैं। ओके, कितने लोगों को लगा कि उनका थोड़ा एनर्जी लेवल हल्का सा बढ़ा है? ओके, गुड, अधिकतर लोग, वेरी नाइस। सो हम डाइट की बात कर रहे थे, शारीरिक रूप से हम क्या खाते हैं, और बाय द वे कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे लंच के बाद, जैसे अदिति जी शेयर कर रहे थे। लेकिन फिजिकल डाइट के साथ साथ मेंटल डाइट भी बहुत जरूरी है। एंड बाय द वे, इफ एनीवन कैन गिव मी द बुक एफर्मेशंस फ्रॉम सेल्फ फॉर सेल्फ हीलिंग, और अभिपुष्टियों की जो किताब है। सो एनीवेज, तो हमारी मेंटल डाइट कैसी है, हमारे दिन में कितने विचार मन से चलते हैं और कितने विचारों पर हमारा नियंत्रण है। और कई बार तो विचार चलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है, बैकग्राउंड में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सो जिस प्रकार हम फिजिकल डाइट पे कंट्रोल करना चाहते हैं या एक नियंत्रण लाना चाहते हैं, उसी प्रकार हम अपनी मेंटल डाइट पे भी, क्योंकि हमारी मेंटल डाइट हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। और क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं सीधा इस टेक्निक पे आना चाहता हूं ताकि हम टाइम पे ब्रेक ले सकें और फिर वापस आ सकें। लेकिन योगानंदा जी ने एक किताब लिखी थी और स्वामी क्रियानंदा जी ने भी एक किताब लिखी थी अभिपुष्टियों के बारे में। योगानंदा जी की किताब का नाम है साइंटिफिक हीलिंग एफर्मेशंस, और स्वामी क्रियानंदा जी ने किताब लिखी थी एफर्मेशंस फॉर सेल्फ हीलिंग। और योगानंदा जी ने बताया था कि हमारा जो ब्रेन है उसमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं, कि एक ही पैटर्न में कई बार विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। पुराने जमाने में जो ग्रामोफोन होते थे उसमें हम देखते हैं कि जो डिस्क चलती रहती है तो वही गाना प्ले होता रहता है, वही गाना प्ले होता रहता है। तो वैसे ही कई बार हमारे मेंटल ग्रूव में वही गाना प्ले होता रहता है, और हम बेसिकली कई बार
उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या उसे चेंज नहीं कर पाते हैं। और ये जो एफर्मेशंस हैं हमें हेल्प करते हैं इन ग्रूव्स को नई दिशा में लेके जाने के लिए, नए ग्रूव्स बनाने के लिए। और इसीलिए योगानंदा जी ने एफर्मेशंस यूज करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था सो के जब हम तुरंत उठते हैं या सोने से ठीक पहले हमारी जो चेतना होती है वो थोड़ी और रिसेप्टिव होती है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं फिर अपनी विचारधाराओं को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। यही नहीं, उन्होंने एक टेक्निक बहुत स्पेसिफिकली बताई थी कि एफर्मेशंस को कैसे यूज करना है। अभी हमने क्या किया था, हमने बेसिकली अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को फिजिकल एफर्मेशंस के साथ यूज किया था। और हमें से कुछ लोगों और 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेनिफिट हम फील कर पा रहे थे। उसी प्रकार, थैंक यू लोग, उसी प्रकार हम बैठे बैठे मेडिटेशन से पहले या मेडिटेशन के बाद जब हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, या जैसे सो के उठने के बाद या सोने से पहले हम इन एफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं। योगानंदा जी ने शब्दों को, एफर्मेशंस को वर्ड बॉम्ब्स की तरह बताया था कि अगर हम शब्दों को सही प्रकार से यूज करें तो वो हमारे दिमाग में एक बम की तरह उन दिशाओं को बदल सकता है, उन ग्रुप्स को बदल सकता है। और इसीलिए हम शुरुआत में चैंटिंग कर रहे थे, भजन कर रहे थे। और ये भजन थे, बहुत ही सुंदर भजन थे, लेकिन भजनों के साथ साथ कुछ अर्थ भी जुड़ा हुआ था। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। तो एफर्मेशंस को आप म्यूजिक में भी डाल सकते हैं। कई बार, कितनी बार हमारे साथ ये हुआ है कि हम कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं और हमने शायद इतना ध्यान भी ना दिया हो, और हम बाहर निकले हैं वहां शॉपिंग करके या खाना खा के, और अगले दिन या उसके अगले दिन हम मन में उसी धुन को गा रहे हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ है? लेकिन क्या हम ध्यान दे रहे थे उस धुन पे? नहीं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं। और हम इसको डिटेल में कल समझेंगे। और जैसे योगानंद आदित्य जी कह रहे थे कि यहाँ प्री फ्रंटल लोब पे फोकस करो, तो उसके रिलेटेड भी हम और बातों को फोकस करेंगे। लेकिन अगर बेसिक चीजों पे देखा जाए तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो मेंटल स्टेट है, उसे 3 सिंपल तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। एक चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था, परम चेतन की अवस्था। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? हम सीधा देख रहे हैं, अपने इंटेलेक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, हम अपनी एक, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, या जब हम किसी कॉन्वर्जेशन में होते हैं तो हम उसे प्रोसेस करके क्या रिप्लाई, क्या कहना है, क्या सुनना है, हम अपनी चेतन अवस्था को यूज कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है? जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, जो बैकग्राउंड में विचार चल रहे होते हैं, वो अक्सर सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो एकदम बड़े स्टोर हाउस की तरह है। जब हम सोने जाते हैं, जो मैं आशा करता हूं कि हम नहीं जानते हैं उस स्थिति में, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? हमारी आंखों की पोजीशन नीचे चली जाती है। कॉन्शियस माइंड में हमारी आंखों की पोजीशन थोड़ी सीधी रहती है। सुपर कॉन्शियस माइंड, परम चेतन अवस्था में हमारी आंखों की पोजीशन हल्की सी उठी हुई रहती है। और इसीलिए आप नोटिस करोगे, जब भी आपके मन में एक अच्छा आइडिया आया हो या कोई अच्छा विचार आया हो, देखोगे कि आपकी आंखें अचानक से ऊपर की ओर है। और अगली बार अगर आप मूड में चले गए बाई चांस, जो कभी कभी होता है, और अगर आप गहरे विचारों, चिंताओं में खोए हुए हो, बस एक बार अपने आप को वहां पे पकड़िएगा और देखिएगा कि आपकी आंखों की पोजीशन क्या है। अक्सर आप देखोगे आपकी आंखें हल्की सी नीचे की ओर देख रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो एनीवेज, मैं ये सिद्धांत इसीलिए समझा रहा था क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है और हम उसे ट्रेन करना चाहते हैं। और वो ट्रेनिंग हम उसे अभिपुष्टियों के माध्यम से दे सकते हैं। बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइजेस जो हम एफर्मेशंस के साथ करते हैं, लेकिन एफर्मेशंस अपने आप में भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो हम इस प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। योगानंदा जी ने कहा हम एफर्मेशंस को तीनों अवस्थाओं में इंपैक्ट लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को स्थिर करने के लिए हम शब्दों को जोर से दोहराते हैं।
और फिर उसे हम थोड़ी नॉर्मल आवाज में दोहराते हैं, फिर हम उसे विस्परिंग आवाज में खुसफुसाते हुए दोहराते हैं, और फिर ध्यान को यहाँ पे कुटस्थ पे रखते हुए हम उसे मेंटली दोहराते हैं। तो क्यों ना हम सीधे बैठ जाएं, अपनी कुर्सी के थोड़ा आगे आ जाते हैं, हम दोहरा श्वास लेंगे और पूरे शरीर को कसेंगे, दोहरा श्वास छोड़ेंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे। 2 बार और। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, दोहरा श्वास लेना और दोहरा श्वास छोड़ना, इसके बारे में हम बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन योगानंदा जी ने कहा था कि ये सबसे पावरफुल टेक्निक है हमारी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो जब भी किसी भी प्रकार का तनाव लगे या हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, है ना, इसके बाद में हम एक बहुत ही सरल सी अभिपुष्टि का प्रयोग करेंगे। और बाय द वे, आदित्य जी जो बहुत सारी चीजें हेल्थ के रिलेटेड शेयर कर रहे थे, वो इस किताब में अवेलेबल है, हाउ टू अचीव ग्लोइंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी, डिवाइन विल हीलिंग। इसके बारे में हम और टच करेंगे लंच के बाद जो क्लास होने वाली है। ये एक और बुक है, सीक्रेट्स ऑफ हीलिंग एंड हेल्थ, जिसे भी आप देख सकते हैं बाहर। और ये किताब जिसमें मैं अभी पुष्टियों के बारे में बात कर रहा था, इंग्लिश में है एफर्मेशंस फॉर सेल्फ हीलिंग, या इंग्लिश में है आत्म आरोग्य की अभिपुष्टियां। अभी मैं जो एफर्मेशन यूज करूंगा वो इस किताब से नहीं है, लेकिन इस किताब में स्वामी क्रियानंदा जी ने हर हफ्ते के लिए एक क्वालिटी को लिया है और उस क्वालिटी के बारे में एक एफर्मेशन यूज किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने एफर्मेशंस दिए हैं सफलता के बारे में, प्रेम, प्रसन्नता, प्राण शक्ति, कार्य, सुरक्षा। तो कोई भी जो नेगेटिव चीज जिससे आप डील कर रहे हैं, किस प्रकार का एफर्मेशन हमें चूज करना चाहिए। जो भी भाव हम फील कर रहे हैं, भावना हम फील कर रहे हैं, इमोशन हम फील कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव ऑपोजिट हम यूज करना चाहते हैं। अगर हम मान लो कि बार बार सोच रहे हैं कि अरे ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, चिंताओं में चले जाते हैं, तो सफलता या कंटेंटमेंट की अभिपुष्टि का हम प्रयोग कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का दुख है, या हम फिर से परिस्थितियों को लेके जूझ रहे हैं, तो क्यों ना प्रसन्नता, आनंद का की अभिपुष्टि का प्रयोग करें। और आप खुद की भी अभिपुष्टियां यूज कर सकते हैं, खुद के शब्दों को लेके यूज कर सकते हैं। सो एनीवेज, अभी जो हम एफर्मेशन यूज करेंगे और उसके बाद में आलोक में आपको इनवाइट करूंगा, ये अभिपुष्टि के शब्द हैं, मैं शारीरिक, एक्चुअली सॉरी, ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूं। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। तो आइए फिर से सीधे बैठते हैं, दोहरा श्वास लेते हैं, शरीर को कसेंगे, दोहरा श्वास छोड़ेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे। एक और बार। बस कुछ क्षण के लिए अब आंखों को बंद रखें और श्वास पे ध्यान दें, जैसे अदिति जी ने हमें सिखाया था। और अब मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और मेरे बाद में आप इन शब्दों को मेरे साथ दोहराएं। ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। थोड़ा और जोर से, ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य हूं। मैं ईश्वर की उपस्थिति शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूं। अब नॉर्मल वॉइस में, ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूं। वापस नॉर्मल वॉइस में, ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूं।
अब थोड़ा खुसखुसाते हुए विस्परिंग वॉइस में, ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूँ। फिर से इसी आवाज में, ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूँ। अब आंखों को बंद करते हुए मन में इन शब्दों को दोहराएंगे कि ईश्वर की उपस्थिति मन में मेरे शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूँ। ध्यान को कुटस्थ पे रखते हुए होठों को भी नहीं हिलाएंगे। बस मन में पूरी एकाग्रता के साथ ईश्वर की उपस्थिति मेरे शरीर के हर कण में है। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूँ। इन शब्दों को अपने मन में बार बार दोहराएं। ओम शांति शांति शांति। ओके, मैं आलोक को इनवाइट करूंगा या हम क्वेश्चंस लें, या व्हाट डू यू फील? ओके, सो अब हम आपसे क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम लंच के लिए ब्रेक करेंगे। हाँ हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर किसी ने प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, हम पहले उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। यस प्लीज कम। आसन हमें जो मुद्रा में उचित लगना है, आसन नहीं करना। तो क्या आनंद सर कोई आसन भी रिकमेंड करता है या आसन पे भी जोर देता है? या आसन के या एक्सरसाइज फिजिकल जब आप स्वस्थ होंगे तब इस मोड पे आएंगे? जी बिल्कुल, या योग प्रश्न ये है कि हम क्रिया योग की बात कर रहे हैं और सिखाते हैं, लेकिन क्या हम आनंद संघ में आसन की भी बात करते हैं? क्या हम कुछ ऐसे आसन सिखाते हैं जिनसे ध्यान की मुद्रा में बैठा जा सके, आसन में बैठा जा सके? यह सिखाया जाता है। उसे हठ योग कहा जाता है, हम उसे आनंद योग कहते हैं। उस पर अलग अलग बुक्स आपको बाहर मिलेंगी। और लेकिन जब हम ध्यान करते हैं और आसन के द्वारा, योग आसन के द्वारा मसल्स को रिलैक्स किया जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है। एक्चुअली हठ योग भी हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए, मन को आंतरिक ले जाने के लिए उसका प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, जब पतंजलि ने बात की थी कि जो आसन जो अष्टांग योग में बताया गया है, तब उन्होंने आसन की बात की थी कि वो अवस्था है, वो पोजीशन है जिसमें आप रिलैक्स्ड और स्थायी रूप से ध्यान में गहरा जा सकें। तो उसमें मुख्य आसन होते हैं आपका सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन। तो और फिर लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि भाई चेयर पे ध्यान कैसे होगा। बिल्कुल हो सकता है। योगानंद जी ने कहा दो सबसे जो जरूरी बातें हैं ध्यान के लिए, वो ये है कि हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा हो और आंखें जो हैं ऊपरी दिशा में हो। इसकी गहराई में हम कल जाएंगे, लेकिन अगर आप लहरी महाशय जी, महाअवतार बाबा जी की आंखों को देखें, फिर मेरे गुरु प्रियानंद जी कहते थे कि अगर आप किसी पेंटिंग को भी देखें, गुरु नानक जी, मीराबाई, बुद्धा, जब लोग तस्वीर बनाते हैं तो वो आंखों को ऊपरी दिशा में बनाते हैं। जब आप और मैं भी किसी ऊंची बात की कल्पना करते हैं तो आप ऐसे नहीं सोचते हैं, आप ऐसे देखते हैं। तो जब हम आंखें ऊपर होती हैं तो चेतना भी ऊपरी दिशा में जाती है। तो वो ध्यान में जब आप अच्छे से बैठ जाते हैं, आपका मेरुदंड सीधा होता है और आंखों को हल्का सा, तनाव नहीं पर हल्का सा ऊपर आप रखते हैं, तो वो ध्यान के लिए योगानंदा जी ने कहा सबसे अच्छा आसन। यस। ओ अच्छा, हाँ नहीं, आपके पीछे भी एक प्रश्न पूछा गया था, उनके बाद हम आपसे पूछेंगे। यस। तो आप सबको प्रणाम। समानों से सभी साधकों को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि आपने शुरू में बताई थी, क्रिया बताई थी, एक हाथ पेट पर रखें, एक हृदय पर रखें, तो उसके बाद श्वास लें, और पेट को आपने ज्यादा प्राथमिकता दी थी।
लेकिन साइंटिफिकली ये कहते हैं, सभी लोग डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको अपने फेफड़ों में हवा भरनी। जी जी। श्वास आप जब भी लें तो फेफड़े आपके फुल होने चाहिए, Yes. ना कि पेट। बिल्कुल। तो ये दोनों विरोधाभास की दूसरी बात ये थी कि आपने कहा, पूछा था कि आपका पेट पे वाइब्रेशन ज्यादा फील हो रहा है कि हार्ट मूवमेंट। में? हाँ हाँ। तो जहाँ तक मेरा फीलिंग था कि पेट से अपन सांस लेते हैं, मतलब सांस लेंगे तब आपका पेट वाइब्रेट करेगा या पेट फूलेगा कुछ के लिए, लेकिन हार्ट बीटिंग पेट की सांस से ज्यादा तेज चलती जी है, वहाँ की नेक स्थिति ज्यादा रहेगी। जी जी। मेरा feeling। गुड गुड। दो बड़े अच्छे प्रश्न हैं कि हमने कुछ हेल्थ वर्कशॉप जो स्टार्ट किया उसमें हमने हाथ ये प्रैक्टिस किया था, और मैंने पूछा था कि भाई कौन सा हाथ ज्यादा मूव कर रहा है, और मैंने फिर दबाव दिया था कि हमें पेट के जो हाथ है, ये जो डायफ्राम का, इससे यहाँ से श्वास लेनी है, और सर कह रहे हैं कि लेकिन हमें तो सिखाया गया है, डॉक्टर्स कहते हैं फेफड़ों में हवा जानी चाहिए। तो एक्चुअली हवा फेफड़ों में ही जानी चाहिए, पेट में नहीं, और फेफड़ों में ही जाती है। लेकिन यहाँ छाती और पेट के बीच में जो एक पर्दा होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो गहरा फेफड़ों को भरने का सबसे जो तनाव मुक्त और गहरा तरीका है, तकनीक है, वो है जब हम फेफड़ों को नीचे ले जाते हैं, और जब फेफड़े सॉरी डायफ्राम को, उस पर्दे को नीचे ले जाते हैं, तो जब वो पर्दा नीचे जाता है तो पेट थोड़ा बाहर आता है, और जब वो अंदर आता है तो, और उससे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे मैं एक दिखाता हूं अभी, और मैं थोड़ा श्वास जोर से लूंगा ताकि आपको आवाज आए। अब ये अंदर जाएगा। तो ये दिन और रात, नींद और जागरूक अवस्था में, ये नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग है। जब हमें तनाव आ जाता है कि आप मान लीजिए अच्छा खासा श्वास ले रहे हैं पेट से, और फिर आप कुछ देखते हैं, तो फिर हमारी जो श्वास, जैसे लोग कहते हैं सांस अटक गई है, तो हम फिर अधिकतर लोग सिर्फ छाती में भी ऊपरी एक तिहाई भाग में ही श्वास लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि श्वास हम पूरी तरह नहीं ले रहे हैं। फिर अब अगर आप कहें पूरा श्वास लो, फिर लोग बोलते हैं भाई इसमें तो बहुत तनाव लग रहा है, बहुत ऊर्जा जा रही है, मैं ऐसे कैसे श्वास लेता रहूंगा, फिर मैं सोऊंगा कैसे? तो ऐसे भी नहीं लेना है। तो योगी ने कहा है कि इसे एक्टिवेट कीजिए। जब यहां तनाव मुक्त हो जाएंगे आप, तो फिर अपने आप श्वास है। इसलिए मैंने वो जो नींद में है या बच्चा है, बच्चे रिलैक्स्ड होते हैं ना, वो उसी तरह से सांस लेते हैं। और हाँ, हार्ट की आपने कहा मूवमेंट्स फील होती हैं, तो वो वाइब्रेशन मैं बात कर रहा था कि फिजिकल मूवमेंट कौन सी ज्यादा हो रही है और इस पे ज्यादा लाया जाए। ऑल राइट। ओ यस, हमारे ओ यस, ना वन क्वेश्चन ओवर हियर। और फिर इसके बाद हम दूसरे रूम से भी एक प्रश्न लेना चाहेंगे, हमारे कुछ फ्रेंड्स वहां बैठे हैं। इस तरह की जब हम ब्रीदिंग करते हैं पूरा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, बोलते हैं ऐसा। फिर एकदम ब्रीद आउट करते हैं तो बॉडी को ऐसा कॉन्ट्रैक्शन, उसमें एफर्ट नहीं लगते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। या ओके, भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। मे बी आई रिप्लाई, देन यू कैन ऐड समथिंग। कि हम यहाँ रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं, और ध्यान से पहले उन्होंने देखा कि हम बार बार ये सिखा रहे हैं कि श्वास के साथ तनाव बढ़ाइए, और एक्चुअली कल हम बताएंगे तनाव को धीरे, मध्यम, तीव्र और फिर वाइब्रेशन, कंपन की स्थिति पे लाना है, और फिर एक बड़े ही कंट्रोल्ड वे में रिलैक्स करना है। तो प्रश्न ये है कि इतना तनाव बढ़ाया क्यों जा रहा है? तो इसका बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन योगानंदा जी ने दिया कि जब मान लीजिए हम दिन में अपने कार्य करने निकलते हैं, तो अलग अलग रूप से जो तनाव हमें आता है, वो तनाव आ तो जाता है, लेकिन जब हमें रात को मान लीजिए उस तनाव को हटाना है, या ध्यान से पहले उस तनाव मुक्त होना है, या जीवन में ही तनाव मुक्त रहना है, तो योगानंद जी ने कहा था हमें तनाव लेना तो आता है, उसे शरीर से बाहर निकालना नहीं आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम कीजिए कि शरीर के सभी मांसपेशियों में, जोड़ों में तनाव को पहले बढ़ा लीजिए। तो आपने क्या किया? अभी उसको, तनाव को एकत्रित कर लिया है, और अब श्वास के साथ इसे छोड़ देंगे। एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे, एक डॉक्टर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन दसों लाखों लोगों ने उनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे। आप बस ये टाइप कीजिए, यस यस, आई थिंक हुबरमैन।
कि वर्ड्स मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसी, उन्होंने दोहरा श्वास नहीं लाया है, वो सिखा रहे हैं, लेकिन 1920 से कई डॉक्टर्स ने बताया कि श्वास लो, और अलग अलग बातें, कोई बोलता है "हाँ", ऐसे उबासी छोड़िए, कोई बोलता है योगानंद जी ने कहा है दोहरा श्वास लो, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एक गहरा श्वास लो। तो एनीवे प्रिंसिपल वही है, टेक्निक थोड़ी थोड़ी अलग है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस को रिलीज करने की प्रैक्टिस है। यस यस यस, बिल्कुल स्ट्रेस को रिलीज करने की प्रैक्टिस है। बिकॉज जब हम ध्यान में जाते हैं, अगर शरीर में स्ट्रेस हो, चंचलता हो, माइंड में भी, और इससे आप देखेंगे माइंड और इमोशनल स्ट्रेस भी हटाया जा सकता है। योगी कहते हैं कि जो श्वास है वो एक व्हीकल के रूप में है, उसके द्वारा हम सकारात्मक सोच को मन में ला सकते हैं, और नकारात्मक सोच और तनाव को श्वास से आप शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो श्वास में बहुत ऐसी बातें हैं। जैसे बॉडी में स्ट्रेस आता है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल टाइट हो जाती है। तो फिर जैसे हम ये प्रैक्टिस से हम सीख रहे हैं तो फिर मसल्स में रिलैक्सेशंस भी आ जाएगा, मसल्स भी रिलैक्स हो जाएगी। यस यस। मैं जस्ट एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम और बात करेंगे मे बी सेकेंड हाफ में कल के क्लासेस में एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, प्राण शक्ति संचालक व्यायाम के बारे में योगानंद जी ने बताया है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो कर रहे हैं ये दो तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। जब हम टेंस कर रहे हैं, हमने किया है राइट, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति यूज कर रहे हैं, अपने विल पावर को यूज कर रहे हैं। और टेंशन से क्या हो रहा है, योगानंद जी ने बहुत इंटरेस्टिंगली बताया कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है राइट, हम सुबह से बात कर रहे हैं, जो ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। और वो हमारे शरीर में, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा एक पॉइंट है, ये यहाँ से प्रवेश करते हैं। सेकंड पार्ट में हम और डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, जब हम दोबारा श्वास लेते हैं और टेंस करते हैं, हम कॉन्शियसली उस ऊर्जा को और अधिक अपने शरीर में ले आते हैं राइट। एंड सेकंड पार्ट क्या है, सिर्फ टेंशन सफिशिएंट नहीं है, रिलैक्स करना भी जरूरी है। तो जब हम रिलैक्स करते हैं, पूरा शरीर, इवन सबकॉन्शियस टेंशंस, अवचेतन जो तनाव होते हैं हमारे शरीर में, वो भी शिथिल हो जाता है। तो इसलिए ये इतना रिफ्रेशिंग है, इतना पावरफुल है। नेक्स्ट रूम से हम क्वेश्चन लेंगे। Yes, online में how three different tones of affirmation help in activating three different. Sorry, can you repeat that loudly? How three different tones of affirmation help in activating three different stages of mind. ओके, सो बेसिकली जब हम लाउडली रिपीट करते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को एंगेज कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मन भटक रहा है, या एक क्लास में देख लीजिए कि अगर बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, ऊपर नीचे उछल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो टीचर जाके सबसे पहले क्या करती है, थोड़ा जोर से बोलती है, और फिर क्या होते हैं, बच्चे थोड़े फोकस में आ जाते हैं। तो वैसे ही हम अपने मन के बच्चों को फोकस में लेके आ रहे हैं, थोड़ा ऊंचे स्वर में रिपीट करके इन अफर्मेशंस को। उसके बाद में जैसे जैसे हम उस वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, वैसे वैसे इस कॉन्शियस एंगेजमेंट को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके आ रहे हैं, जब तक हम इसे एकदम विस्परिंग टोन में नहीं लेके आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब हम लास्ट में मेंटली रिपीट करके यहाँ पे कुटस्थ चैतन्य पे, पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज पर रिपीट कर रहे थे, हम उस टाइम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एंगेज कर रहे थे। तो ये अलग अलग जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे थे एफर्मेशन को, वैसे वैसे हम स्टेट्स ऑफ माइंड को भी रिपीट कर रहे थे। यस, एंड इस बुक के स्टार्टिंग पेजेस में ये सारी जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत है, वो इसमें छिपे हुए हैं और इसमें लिखे हुए हैं। और एक और बुक जो मैंने रेकमेंड किया था, साइंटिफिक हीलिंग एफर्मेशंस, परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई। सो ओके, Sorry, next room say somebody was saying. saying Okay, okay. how can we define Ishwar and how can we feel the existence? Any specific explanation? How can we sorry, I missed it. Yeah. How can we define Ishwar and how can we feel the existence? Any specific explanation? Okay. Huh. How can we define? Well,
मुझे ये डेफिनेशन पसंद है एंड आई थिंक सबके लिए बड़ा ही यूनिक रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं एकदम शुरुआत में कह रहा था, जैसे योगानंदा जी ने एक्सप्लेन किया था, सच्चित आनंद, नित्य नवीन आनंद स्पेशली, है ना। एंड इंटरेस्टिंगली योगानंदा जी ने मेडिटेशन, ध्यान के लिए एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दिया था। उन्होंने कहा था मेडिटेशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन गॉड और वन ऑफ हिज 8 एस्पेक्ट्स, कि ध्यान ईश्वर पे या उनके किसी भी एक पहलू पर मन को एकाग्र करना है। और उन्होंने वो जो पहलुओं के बारे में बात की थी, वो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है रिलेट करना ईश्वर के लिए। नहीं तो हम, कोई कहेगा कि नहीं गणेश जी ईश्वर है, कोई कहेगा शिव जी है, कोई कहेगा ये है। वेल, है, वो सब स्वरूप हैं ईश्वर के। और मैं अभी चेतना की बात कर रहा हूं, जो ये 8 स्वरूप हैं। उन्होंने कहा था जैसे फॉर एग्जाम्पल लव एंड जॉय, प्रेम और आनंद, पीस एंड कामनेस, शांति और नीरवता, लाइट एंड साउंड। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तब हम ओम की ध्वनि को भी सुन सकते हैं और हम इधर आध्यात्मिक नेत्र प्रकाश को भी देख सकते हैं, आंतरिक ज्योति को हम महसूस कर सकते हैं। और फिर पावर और विजडम, ईश्वरीय शक्ति और ज्ञान। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं ईश्वर को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने के लिए। और हम अलग अलग लोग अलग अलग रूप से ईश्वर को रिलेट करते हैं। जैसे योगानंदा जी कहते थे फॉर एग्जाम्पल, वो स्पेशली इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करते थे, जो था लव, विजडम और जॉय, प्रेम, ज्ञान और आनंद को। सो और उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉय मतलब सबका एक ही जॉय है या सेम जॉय है। सबको अपने ही एक अलग यूनिक फीलिंग होती है, जिसे मैं कहूंगा कि हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए शायद डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है कि हम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम थियोरेटिकली बात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म है या नहीं है, आनंद है या नहीं है, ये है या वो नहीं है, ऊर्जा है या नहीं है। थियोरेटिकली बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस में जाना शुरू कर दें तो फिर वोकैबुलरी को हम किनारे रख सकते हैं, शब्दों को हम किनारे रख सकते हैं, और फिर उस आंतरिक एक्सपीरियंस में हम जा सकते हैं, उस आंतरिक अनुभव में हम जा सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? I'll just add one thing. मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा। योगानंद जी अपनी किताब में लिखते हैं द एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो उसमें जब उनको ईश्वर का वो समाधि का अनुभव होता है और उससे वो जैसे उनके गुरु उन्हें बाहर लेके आते हैं, तो वो पूछते हैं कि गुरुजी क्या मुझे ईश्वर का अनुभव हो गया है। और तो युक्तेश्वर जी अपने उस ज्ञान के साथ एक हास्य रूप में पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है ईश्वर या किसी एंटीसेप्टिक कॉर्नर पूरे ब्रह्मांड में किसी सिंहासन के ऊपर कोई बैठा हुआ व्यक्ति होगा जो तुम्हें दर्शन देगा ईश्वर को पाने के लिए? ईश्वर चेतना है कि जो तुम महसूस कर रहे हो, जो वासुदेव जी बोल रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे, बिकॉज गॉड इज कॉन्शियसनेस, चेतना है। तो उसे हम अनुभव हमें करना है, वी हैव टू एक्सपीरियंस। हम उसे इंटेलेक्चुअली नहीं बता सकते कि ये चीज है या ये चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हमने लिया था। जी ये मैं आपसे बिल्कुल लेंगे। हाँ, नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन मेरे मन तो वासुदेव जी लेंगे। सर ये सब तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खराटे जो होते हैं ना, खराटे यस जब हम सोते हैं खराटे आते हैं, तो मुझे जब खराटे आते हैं ना तो मुझे सुनाई देते हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है? मैंने खराटे लिया तो हाँ वैसे तो सुनाई देते हैं, लेकिन मुझे पता चलता है तो क्योंकि मानते नहीं कि हम खराटे लिए, इसमें मान जाते हैं तो मैंने अभी लिए हुए। कोई बात नहीं, आप उनको बोलिएगा नेक्स्ट टाइम वो वीडियो बनाएंगे तो आई डोंट नो। एनीवे, मैं ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, कहा जाता है कि कराटे हमें एक रिलैक्सेशन का रूप है। आप रिलैक्स्ड हैं तो एंजॉय दैट स्टेट, डोंट वरी अबाउट इट। वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, टेक इट इजी। यस मैम, आपको एक प्रश्न है। एक सेकंड ना। हाँ हाई माइक ले लीजिए। को भी प्रश्न है, हैंड रेस्ट है, एक आप सेकंड। चैट में भेज दीजिए क्वेश्चंस को, हम बाद में डील करेंगे। अभी इन पर्सन वो करना मुश्किल होगा।
ऐसे सभी के साथ होता है, हम आप पे आप अकेले नहीं हैं। हंस रहे हैं बिकॉज सबके साथ होता है। आप किस चीज में करते हैं? नाम क्या है? यस, तो मैम हमें पूछ रही हैं, उनका प्रश्न है कि जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वेल आप सभी ने जिन्होंने कोशिश की होगी, कि विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, काफी समय लगता है, अभी तो विचार और बढ़ गए हैं, तो क्या हो रहा है, कि ध्यान क्या है, कैसे करते हैं? वेल इस पे हम स्पेसिफिकली कल और गहरा जाएंगे, कल की क्लास इसी के ऊपर है कि हम ध्यान के ऊपर जाएंगे, ध्यान क्या है, टेक्निक्स क्या है, मन को कैसे शांत करना है, मन को कैसे केंद्रित करना है। योगानंद जी ने बहुत सुंदर साइंटिफिक टेक्निक्स हमें बताई हैं जिसके द्वारा हम इसे एक्चुअली कर सकते हैं। तो वो सारे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से और आएगा, बट टेक्निक्स हैं। ईश्वर को पाने के लिए, अपने मन को केंद्रित करने के लिए टेक्निक्स है जो योगानंद जी ने शेयर की हैं, and हम आगे और शेयर करेंगे उसको। बट आप अकेले नहीं हैं, इतना मैं कहना चाहूंगा। ओके, एक प्रश्न वहां से लेंगे और एक सर से लेंगे और फिर हम लंच ब्रेक लेंगे। दोबारा आपके जो प्रश्न होंगे आप सेकंड हाफ में प्लीज। मेरा प्रश्न है कि बड़ी अनुभूति के बाद माइक ऑन है ये। आप नहीं ऑन है, थोड़ा बस पास रखिए। आपको साक्षात्कार किया जा सकता है। सर दोबारा बताइए प्लीज। ईश्वरीय अनुभूति होने पर हाँ, आत्म साक्षात्कार किया वैसे ही तो होता है। वही, यस। जी। सवाल बहुत अच्छा है कि आत्म अनुभूति से ईश्वर आत्म साक्षात्कार हो सकता है क्या? हाँ, ईश्वर को पाया जा सकता है, उनका अनुभव। उस अनुभव पर ही तो हम, एक तरह से वो सीढ़ियां हैं। जितना आप अनुभव करेंगे उतना आप उस अवस्था में, उस चेतना में गहरे रहेंगे। तो जी साक्षात्कार हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह, कदम दर कदम। जैसे योगानंदा जी कहते थे, अगर वो मंजिल दूर भी है, मैं एक कदम तो ले ही सकता हूं, एक के बाद दूसरा। तो वो दैनिक अनुभव होगा। जब तक हमें शांति, आनंद, नीरवता का अनुभव नहीं होगा, हम ध्यान क्यों करेंगे? आप तभी करेंगे ना जब आपको थोड़ा बहुत कुछ तो अनुभव हो रहा है, तो वो अनुभव जुड़। हाँ जी, यस अंदर भी है और यहाँ ध्यान रखेंगे तो अपने आप परमात्मा नजर आएगा। जी जी, तो धीरे धीरे बहुत है। यस, मेरा प्रश्न ये है, पिछले सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जन्म मृत्यु एक यात्रा है आत्मा को परमात्मा में, सनातन में मानते हैं, आपने भी कही। पर अभी अपन जो बात कर रहे हैं कि देखिए एशिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूरोप में घट रही है, तो ये आत्मा का क्या चक्कर है? कि आत्मा कॉन्स्टेंट है या सरकार अभी रोक रही पॉपुलेशन? तो ये सब चीजें क्या चक्कर? एक बार स्वामी क्रियानंदा जी से किसी ने ये प्रश्न पूछा था, जैसे सर पूछ रहे हैं कि यदि, और बोलते मैं मानता हूँ योगानंदा जी की शिक्षाएं और सनातन में भी सिखाया गया है कि पुनर्जन्म होता है और हम बार बार आते हैं, तो बोले फिर एशिया में आबादी बढ़ क्यों रही है और यूरोप में घट क्यों रही है? तो ये तो एक तरह से बड़े जो समय के पैमाने पे छोटे छोटे ट्रेंड्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। स्वामी क्रियानंदा जी से एक बार किसी ने पूछा कि अगर इस देश की, दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो ये आत्माएं आ कहां से रही हैं? तो क्रियानंदा जी ने एकदम से कहा, कितने ही अनगिनत ग्रह हैं। योगानंदा जी से एक बार उन्होंने पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या हम वापस, अगर हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, क्या हम वापस इसी ग्रह में आएंगे? तो योगानंदा जी ने एकदम से कहा, नहीं नहीं नहीं, आपकी चेतना के स्तर के हिसाब से आप किसी दूसरे ग्रह में, जो कि किसी दूसरे युग में भी होगा, आप वहां जाएंगे जहां आपका आध्यात्मिक अगला कदम बढ़ाना है आपको, आप उस दिशा में, उस परिवार में जाते हैं। तो आत्माएं हर जगह से आ रही हैं अलग अलग शरीर के रूप में, और हम अलग अलग जगह जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हमारे संबंध होते हैं जिनकी वजह से हम बार बार उन्हीं लोगों के समीप जन्म लेते हैं, ऐसा जरूर होता है, बिकॉज वो भी एक प्रेम की एक मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन हम कई जगह से आ रहे हैं और कई जगह जा रहे हैं, और बीच बीच में देशों के ट्रेंड्स तो चलते रहते हैं। इससे क्या है कि कुछ आत्माएं परमात्मा में मिल रही होंगी, कुछ भी कम मिल रही, पर नंबर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर आत्माएं एक्स, कुछ आत्माएं परमात्मा की मिल रही है जी, तो हमारा एक्स माइनस डेल्टा होगा। तो इस तरह की डील नहीं हो रहा है, हम वर्ल्ड में फील करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ते ही रही। कोई बात नहीं, मैं इसमें ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक समय पे एक प्रश्न।
देखिए, ये फ्रैंकली एक बहुत ही, आप और मैं तो फिर भी 8-9 बिलियन की बात कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, कुछ ज्यादा ही होते हैं। कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। योगानंदा जी कहते थे जब हमें खांसी जुकाम या कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है तो वो जो कीटाणु होते हैं, योगानंदा जी ने कहा था, और वो तो अनगिनत की संख्या में होते हैं, योगानंदा जी ने कहा था वो ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि तामस भाव की वजह से और बुरे कर्मों की वजह से कीटाणु के रूप में जन्म लिया है जिन्होंने, और वो दूसरे ब्रह्मांडों से आती हैं ताकि यहां उनका जीवन एकदम से नष्ट हो सके, कई बार दवाइयों के द्वारा, और वो आगे बढ़ सकें। तो वो तो कितनी ही आत्माएं हैं, कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं। मैं अपनी लाइफ पे थोड़ा फोकस करूंगा, और वही हमें हमें उसका आभास है, और वही हम नियंत्रित थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बट मन ऐसा सोचता है, बिकॉज योगानंद जी और स्वामी जी ने ऐसे वार्तालाप की हुई हैं। और बाय द वे, अगर ऐसी वार्तालापों में आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक पुस्तक दिखाना चाहूंगा जो कि मेरी फेवरेट है। बिकॉज इस पुस्तक में परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, क्योंकि एक बार योगानंदा जी, स्वामी कृष्णानंद जी वहां खड़े थे और योगानंदा जी किसी से बात कर रहे थे, तो स्वामी कृष्णानंद जी सुन रहे थे और ऐसे अपना सर हिला रहे थे। तो योगानंदा जी ने उनकी तरफ देखा, बोले केवल अपना सर मत हिलाओ, जो मैं कह रहा हूं उसे प्लीज लिख लो, क्योंकि ये बातें आगे जाके तुम्हें दूसरों के साथ बांटनी होंगी। तो फिर स्वामी जी ने इन पे 40 सालों के लिए चिंतन मनन किया, ध्यान दिया, और फिर इस पुस्तक को बाहर निकाला। इसमें 400 से ज्यादा ऐसी, और ये जो दो बातें आपने पूछी हैं वो भी इस बुक से हैं। तो ऐसी कई बातें जो योगानंदा जी ने अलग अलग लोगों के साथ की, उन्हें एडवाइस दी, वो आप इसमें, अगर आपका इंटरेस्ट है, और पढ़ सकते हैं।